नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन और आप सभी का अर्थ स्काई के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी परीक्षा प्री के अंतिम 10 वर्षों का क्वेश्चन, जिसमें हम सेक्शन वाइज टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन, उसके बाद अगले सब्जेक्ट। और इस टॉपिक में आपको देखना होगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहे हैं और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सभी को इसके माध्यम से पता चलेगा बीपीएससी परीक्षा का पैटर्न। तो ध्यान से आप एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा और साथ ही साथ में इसका जो है आपको विस्तार से व्याख्या भी बताऊंगा, जो कि आपको एक प्रश्न के माध्यम से 10 प्रश्नों की आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके प्रश्नों की विस्तार से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे अर्थ स्काई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ने का प्रयास करें। चलिए तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले क्वेश्चन में कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। ऑप्शन ए प्राय 12,000 वर्ष पहले, बी प्राय 6,000 वर्ष पूर्व, और सी आपका प्राय 9,000 वर्ष पूर्व, और डी आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जो ई ऑप्शन है अब के क्वेश्चन में, यानी कि 69 नंबर के जो बीपीएससी होगा उसमें ई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब 69 नंबर बीपीएससी से में जो क्वेश्चन रहेगा सिर्फ 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। चलिए, तो अब हम इसका जो है आपके सामने इसका विस्तार से एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ऑप्शन ई आपका सही है। ठीक है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है संभवतः 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था, जिसमें अहिस्त्रा और अंतरजी खेड़ा में आलमगिरीपुर, मथुरा, रोपड़, श्रीवास्ती आदि स्थलों में उत्खननों से लोहा युगनी संस्कृति के अवशेष मिले हैं। और इस काल का जो मानव एक विशेष प्रकार के मृद भांडों का प्रयोग करता था, जिसमें ध्यान रखिएगा धूसर मृदभांड कहा गया। इन स्थानों से क्या है कि लोहे के प्रयोग, लोहे के जो औजार हैं इनका प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता था। कौन कौन से उपकरण यहाँ पे देखने को मिलता था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीर हो गया, भाला, खुरपी, चाकू, कटर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिला। और अंतरजी खेड़ा की जो यहाँ पे खुदाई से धातु शोधन के, है ना, करने वाले मिट्टियों के जो है अवशेष यहाँ पे मिले हैं। और इस संस्कृति का काल जो है 1000 वर्ष ईसा पूर्व जो है माना गया था। तो इसको भी आप लोगों को जो है ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन ए आपका जो है तक्षशिला, चोल, है ना, अंतर, उपरोक्त में से डी आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
बताइए आंसर क्या होगा इसका। चलिए इसका देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन देख चेक करते हैं। इसका आंसर ई आपका जो है सही है। यानी कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को जो है मगध कहा जाता था। यानी कि इसमें आप देखेंगे कि इसका जो उल्लेख है ना, अर्थवेद में देखने को मिलता है। और मगध महाजनपद की सीमा जो है उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्या पर्वत तथा पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी तक इसके विस्तार देखने को मिलता था। और मगध के सबसे प्राचीन जो वंश का जो संस्थापक है वो वृद्ध था। यानी कि इसकी राजधानी राजगृह थी, जो कि चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी होने के कारण है ना गिरि व्रज के नाम से भी जाने जाते थे। कालांतर में एक भारतीय साम्राज्य के रूप में यहाँ पे विकसित हुआ। अंततः उपरोक्त विकल्पों में से कोई सा इसमें आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेखों के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ए कनिक्स, बी रुद्रदामन, सी हर्ष और डी उपरोक्त में से एक से अधिक और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा सही, जल्दी से बताइए। यानी कि आपको मैं बता दूं कि 69 नंबर से बीपीएससी में जो है क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही ऑप्शन होगा। इस बात को आप जो है ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न, इसका जो है एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। इसका जो आंसर बी आपका जो है सही है। बी आपका जो इसका आंसर है सही है। यानी कि दूसरी शताब्दी के आसपास जो रचित जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार सौराष्ट्र के जो राज्यपाल है ना सुविशाखा ने शक शासक रुद्रमान के आदेश पर जो है सुदर्शन झील की मरम्मत की थी। और सुदर्शन झील जो है गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य महाराष्ट्र गुजरात में स्थित है। और इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त के ने इसको जो है कराया था। और अशोक के राज्यपाल तुस के बाद जो है इसमें गुप्त शासक अस्कंद गुप्ता के समय में जो है अत्यधिक वर्षा से झील का जो है बांध टूट गया था। तब सौराष्ट्र के जो प्रांतीय शासक प्राणदत्त के पुत्र जो है चक्रपलित ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? किस काल के जो है अवशेष माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है गुप्त काल, बी आपका जो है राष्ट्रकूट काल और सी आपका जो है मौर्य काल और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। और यहां पे आप इसको ई कर लीजिएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए अगला एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं। यानी कि ए आपका आंसर सही है। यानी कि झांसी के पास जो है देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां हैं वो गुप्त काल के अवशेष देखने को मिलते हैं। और झांसी के पास जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर का निर्माण लगभग जो है 6ठी शताब्दी के पास जो है हुआ था। और इसका निर्माण जो है नगर शैली में हुआ था, परंतु इसकी जो है पंचभुजीय संरचना के कारण इसको जो है ना पंचायतन शैली का भी नाम दिया जाता है, या पंचायतन शैली का जो है मंदिर भी कहा जाता है, जिसमें भगवान विष्णु को ये जो है समर्पित है। और परंतु इसकी दीवार पर जो है अन्य देवी देवताओं की भी मूर्ति बनी हुई है। मंदिरों के मुख्य प्रवेश पर है ना जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पे दाईं तरफ तो यमुना नदी और बाईं तरफ जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दाईं तरफ क्या यमुना नदी और बाईं तरफ जो है गंगा देवी की मूर्ति बनी हुई है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और गढ़वा मंदिर जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित एक मंदिर परिसर है जो कि गुप्त काल से संबंधित है। और इस स्थल से गुप्त काल में बनी कई मूर्तियां यहां पे देखने को मिलती है, जो कि 5वीं और 6ठी शताब्दी में निर्मित हुई है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जो है इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल
किनके लिए किया जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये जो है रिपीटेड हुआ है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहला आपका है ऑप्शन ए राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार और गांव के सरपंच, और डी आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, रेवेन्यू ऑफिसर है, विलेज अकाउंटेंट है, सरपंच ऑफ द विलेज, मोर देन वन ऑफ द वो, नॉन ऑफ द वो। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर एक्सप्लेनेशन। आंसर आपका सी, यानी कि दिल्ली सल्तनत के दौरान, है ना, आपका जो है चौधरी पद का इस्तेमाल जो है गांव के सरपंच या मुखिया के लिए किया जाता था। किसके लिए? तो गांव के सरपंच या मुखिया के लिए किया जाता था दिल्ली सल्तनत के दौरान, है ना। मुकद्दम या चौधरी राज्य और किसानों के बीच, राज्य और किसानों के बीच में जो है एक वंश अनुगात ग्रामीण मध्यस्थता के रूप में करते थे, जो कि रेवेन्यू के लिए इकट्ठा करते थे, गैदरिंग करते थे, जिसमें राज्य को भी यहाँ पे सहयोग देते थे, और किसान से जो लगान वसूल करते थे उन अधिकारियों को भी यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटर में हेल्प करते थे। साथ ही साथ इसके बदले में कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे सुविधा और विशेषाधिकार प्राप्त थे। ये अपनी भूमि से रियायती दर पर लगान देते थे और किसानों से राजस्व के अतिरिक्त अपने, है ना, बनाने के लिए जो है आपको यहाँ पे रेवेन्यू के लिए जो है अतिरिक्त अपने जो है बनाने के लिए कर भी वसूले करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य में विद्रोह की समस्या के समाधान के लिए इस वर्गों को कमजोर बनाने के लिए जो है विभिन्न उपायों का जो है यहाँ पे सहारा लिया था। तो इन बातों को जो है आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी में से जो एक्सप्लेनेशन है, इसी में से कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे अगले पेपर के दौरान देखने को मिलेगा। तो इन की पॉइंट को भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। आगे चले अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से, है ना, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नगलापुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं विजयनगर से, बीपीएससी क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रश्न आप देखेंगे तो विजयनगर के जो है क्वेश्चन है इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इन बातों को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए आपका जो है हरिहर, बी आपका जो है बुक्का, सी आपका जो है कृष्णदेव राय, और डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताइए। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, आंसर इसका होगा सी, यानी कि विजयनगर साम्राज्य के शासक जो कृष्णदेव राय थे ने अपनी माता के नाम पर अपनी राजधानी विजयनगर के पास में, यानी कि निकट, नगलापुरम नामक एक नगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के महत्तम शासकों में इनकी गिनती होती थी, और जो कि तुलवा वंश से संबंधित थे। इन्होंने अपने तेलुगु ग्रंथ अमुत्तल्लित में राजनीतिक विचारों और प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया। साथ ही साथ उसके दरबार को जो है तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज भी कहा जाता है, और ये पूछा गया है कि तेलुगु में, है ना, उसके दरबार यानी कि तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जो अष्ट दिग्गज है, किनके उसमें मिलते हैं? तो ये कृष्णदेव राय के, जो कि उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। इन अष्ट दिग्गज को जो है है ना, इन दिग्गज, अष्ट दिग्गज जो है, जिनको जो है आंध्र भोज भी कहा जाता है। और उसके शासन काल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डॉट बारबोस जो है विजयनगर की यात्रा की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जो है कृष्णदेव राय को जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक भी बताया था। तो इस पॉइंट को भी जो है आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें तबख्त ए अकबरी, जिसने कभी कभी अब्दुल फजल के अकबरनामा से अधिक
विश्वसनीय माना जाता है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था? जल्दी से कमेंट में बताएं, है ना, ये जल्दी से कमेंट में बताएं। ये आपका जो है निजामुद्दीन अहमद, ठीक है, थोड़ा सा सीक्वेंस यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बी आपका जो है अब्दुल हामिद लाहौरी, और सी आपका जो है गुलबदन बेगम, और डी आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इन बातों को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। यानी कि तब तक ये अकबरी मुगल शासक, है ना, अकबर के काल के जो आधिकारिक ग्रंथ है जिसकी रचना निजामुद्दीन अहमद के द्वारा की गई थी, ठीक है। तिथि तथा भौगोलिक वर्णन की दृष्टि से इसे जो है अकबरनामा से भी अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसको जो है 9 पार्ट्स में विभाजित किया गया था, और इस ग्रंथ में अन्य बातों के अलावा जो है ना, आपका जो है दक्कन, मलवा, गुजरात, बंगाल, जो है ना, जो आपका जो है जैनपुर, कश्मीर, है ना, सिंध, मुल्तान, और इन सभी को वर्णन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो रचना है आपको फारसी भाषा में देखने को मिलेगा, जो कि मुगलों की राजकीय भाषा में इसको काउंट किया जाता था, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर ये आपका जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा हुआ था, ठीक है। बी ऑप्शन देखिए पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में। सी ऑप्शन देखिए हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा, और डी ऑप्शन देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई देखिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका सही नहीं है, तो आपका बी आपका जो है सही नहीं है। पानीपत का युद्ध जो है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है टीपू सुल्तान और मराठा के बीच में नहीं हुआ था, ठीक है। इसका युद्ध का जो क्रम है सही कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 है ना, 56 में हुमायूं और अकबर के बीच हुआ था, ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे गलत हो गया था। और सी आपका जो है हल्दी का, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ठीक है, इसलिए आपका बी सही नहीं था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ऑप्शन ए आपका इतिहास की पुण्य व्याख्या करके और अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को, है ना, पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। बी आप देखिएगा भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। सी आपका जो है ब्रिटिश शासन के तहत दैनिक स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके। डी आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई में उपरोक्त में से कोई सा नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हाउ डिड द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री इन द लेट 19th सेंचुरी हेल्प इन द इंक्लूडिंग एंड सेंस ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया? ठीक है, ये दोनों है, दोनों लैंग्वेज में आपको पीपीटी दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। जो आपको समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आप आंसर इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यानी कि इसमें दो ऑप्शन हमारे सही हैं, डी हमारा सही है। क्यों सही है डी?
यानी कि 19वीं सदी है ना, 19वीं शताब्दी में जो है उत्तरार्ध में इतिहास के अध्ययन में भारत में राष्ट्र की भावना पैदा करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला था, जिसमें अंग्रेज भारतीयों को आदिम पिछड़ा के रूप में प्रचारित करते थे, स्वयं पर शासन करने में अक्षम थे। इसके जवाब में जो है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत की महान उपलब्धियों का प्रकटीकरण इतिहास की पुनः व्याख्या करके और 19वीं शताब्दी के अंत में है ना, 19वीं शताब्दी के अंत तक जो है बहुत से भारतीय ये महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र में गर्व की भावना है ना, राष्ट्र में जो है गर्व की भावना पैदा करने के लिए भारतीय इतिहास को अलग तरह से है ना व्याख्या करना पड़ेगा। उन्हें प्राचीन काल के गौरवशाली विकास के बारे में है ना, कला, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, शिल्प और व्यापार आदि यहाँ पे जो है फलने फूलने लगे थे। तो इन बातों को जो है यहाँ पे ध्यान रखना होगा, इसलिए आपका आंसर जो है डी सही है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना है कि कमेंट जो लिखा रहता है क्वेश्चन, उसमें ध्यान देना है कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। इन बातों को जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप लोग जब पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है, क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। आपको लगता है कि सही लिखा है, पर सही के आगे जो है कई बार नहीं शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है लॉजिकल बेस पर भी लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है आपको। पहला ऑप्शन आपका है कि चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहाय है ना असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। बी आपका क्या है, गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक जो भाषण है, लेक्चर है, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। और सी आपका जो है ना वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और डी आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहां पे इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज ए नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, थोड़ा सा आप इंग्लिश वाला भी पोर्शन जो है ध्यान में देखिएगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो है सी सही होगा, क्योंकि वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, यानी कि सही नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जो है वहां पे चोरा में एक भयानक घटना घटी, यानी कि चोरी चोरा कांड के नाम से इस घटना को है काफी ये चर्चित रहा, जिसमें क्रोधित भीड़ ने पुलिस के 22 जवानों को एक थाने के अंदर जो है बंद कर देते हैं और बाहर से कुंडे लगा देते हैं और उस थाने में आग लगा देते हैं। इस घटना से गांधी जी को काफी आहत हुआ, काफी अंदर से वो दुखी हुए और इस आंदोलन को शीघ्र ही है ना समाप्त करने का निर्णय लिया। और 12 फरवरी 1922 को है ना बरदोली में हुए कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को यहां पे समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए आपका एक पहला ऑप्शन सही था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण 1916 बनारस है ना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था, इसलिए आपका बी सही है। ठीक है, और 10 मार्च 1922 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है महात्मा गांधी को यहां पे गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, यहां पे न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष है ना भड़काने के लिए जो है अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी थी। इसलिए आपका जो है सी आंसर आपका गलत था। सी आपका जो है गलत था। कब? तो 10 मार्च 1922 में हुआ था ये घटना। ठीक है, 10 मार्च 1922 में इस घटना को अंजाम दिया गया था, इसलिए आपका सी आंसर सही था। चलिए आगे चलते हैं।
प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार, है ना, किसके दौरान अपनाया गया था? साइमन कमीशन के भारत आगमन पर, बी आपका है बंगाल विभाजन, सी आपका है होम रूल आंदोलन, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, कब अपनाया गया था? है ना, तो आप सभी को पता है कि बंगाल विभाजन के दौरान, है ना, प्रथम बार जो है यहाँ पे स्वदेशी और बहिष्कार की बातें यहाँ पे देखने को मिली थी बंगाल विभाजन के टाइम। ठीक है, बी आंसर सही है, यानी कि पहली बार संघर्ष और तरीकों के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार कब? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। कब? तो 19 जुलाई 1905 को यहाँ पे तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की यहाँ पे घोषणा की गई थी, जिसे जो है हम बंग भंग के नाम से भी जानते हैं। बंगाल विभाजन के पीछे जो है लॉर्ड कर्जन का मुख्य मकसद क्या था? राष्ट्रवादी एकता को कमजोर करना था। इसलिए 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में, है ना, एक विशाल ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 1906 में 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है। ये जो क्वेश्चन है काफी बार रिपीट हुआ है, काफी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए ओ ह्यूम, बी आपका है दादा भाई नौरोजी, और सी आपका है जीके गोखले, और डी आपका है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। हु होस्टेड द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया एट द कलकत्ता सीजन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हेल्ड इन 1906? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा सही, किसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? चलिए, यानी कि 1906 में, बी आंसर आपका इसका सही है। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इन पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। भारत के लिए जो है ना, स्वराज का झंडा जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है फहराया गया था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार क्या, तो दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? तो 1906 में किया था। इसमें इन्होंने जो है इस अधिवेशन में 4 प्रस्तावों को यहाँ पे पारित किया था। कौन कौन सा? तो स्वराज की प्राप्ति पहला, राष्ट्र शिक्षा को अपनाना है सेकंड, थर्ड नंबर पे आपका जो है स्वदेश, है ना, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन देना, और 4 आपका जो है
विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इन पॉइंट को जो है काफी बार पूछा भी गया है, तो आप इसको जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ठीक है, ये काफी बार ये पूछा गया है। द कॉमरेड, बी आपका जो है अल हिलाल, सी आपका जमींदार, और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। विच मैगजीन वॉज एडिट बाय अबुल कलाम आजाद? ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा जी, जल्दी से बताएं ताकि आगे बढ़ सके। चलिए आगे चलते हैं, इसका आंसर होगा बी, यानी कि इसको जो है 1912 में अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है अल हिलाल के नामक जो है साप्ताहिक उर्दू पत्रिका को जो है वो लिखते थे, संपादक के रूप में वहां पे काम करते थे, और द कॉमरेड नामक जो है अंग्रेजी समाचार पत्र को जो है मौलाना मोहम्मद अली ने संपादित किया था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जमींदार नामक जो है उर्दू समाचार पत्र के संस्थापक जो थे वो थे मौलाना जफर अली खान। ठीक है, इन बातों को जो है आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, देखिएगा, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको यहां पे बताना है कौन सा कथन आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट आप देखिए, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीर भाग लिया। सेकंड आपका जो है मद्रास की जस्टिस पार्टी के द्वारा भी है ना काउंसलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधान अध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। यहां पे इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहां पे आप ठीक कर लीजिएगा, इस्तीफा होगा। ठीक है, इस्तीफा होगा, ठीक है, यहां पे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका केवल एक है ना, ऑप्शन ए आपका जो है केवल एक और तीन, एक और तीन कर लीजिएगा यहां पे, ऑप्शन ए केवल एक और तीन, बी आपका दो और तीन, सी आपका केवल एक और दो, और डी आपका जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, और ई आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहां पे तीन कर लीजिएगा। ठीक है, तीन कर लीजिएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए यहां पे आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, तो इसका आंसर आपका डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक है। चलिए देखते हैं, यानी कि असहयोग आंदोलन को औपचारिक शुरुआत जो है अगस्त 1920 में हुई थी। यह गांधी जी के नेतृत्व में अखिल स्तर पर शुरू होने वाला प्रधान जन आंदोलन था, जो कि सितंबर 2000, ठीक है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का यहां पे प्रस्ताव रखा गया था, जबकि दिसंबर 1920 में किसके नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई थी। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी ने जो है एक वर्ष में स्वराज का नारा यहां पे दिया था, और नगरों में आंदोलन में न केवल उच्च जातियों और अमीरी ने भाग लिया, बल्कि जनता के सभी वर्गों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। इसलिए आपका यहां पे जो है स्टेटमेंट सही नहीं था। ठीक है, और 1916 में गठित जस्टिस पार्टी ने जो है यहाँ पे आंदोलन से तो दूरी बनाई रखी, जबकि काउंसिलिंग के चुनाव में यहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेंट किया था आपका, इसलिए आपका दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट इसमें गलत थे, और है ना, और जो है इसमें
आंदोलन के दौरान हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों का यहाँ पे बहिष्कार किया। शिक्षण संस्थानों का सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। लोगों ने यहाँ पे ड्यूटी जाना छोड़ दिया, है ना। स्कूल कॉलेज में जो है छात्र यहाँ पे नहीं जाते थे, बाहर अपना आंदोलन विरोध प्रदर्शन करते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना था। और यहाँ पे वकालत का भी बहिष्कार करने वाले वकीलों में प्रमुख थे चित्तरंजन दास, है ना, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। इसलिए आपका तीसरा स्टेटमेंट सही था। ठीक है, ठीक है, इसलिए आपका जो है तीसरा स्टेटमेंट आपका सही था। 1 और 2 स्टेटमेंट आपका जो है गलत था। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों को जो है अगुवाई की? ठीक है, हु लीड द फार्मर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो है स्वामी विद्यानंद, बी आपका जो है राजकुमार शुक्ला, सी आपका जो है श्री कृष्ण सिंह, और डी आपका जो है मोर देन वन ऑफ द अबव, और डी ई आपका जो है आपका नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताएं इसमें जो है आंसर कौन सा आपका जो है सही है। जल्दी से बताएं क्या आंसर सही होगा। स्वामी विद्यानंद, ये आंसर आपका सही होगा। यानी कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। स्वामी विद्यानंद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उन्होंने 1920 से 22 में किसानों के समर्थन में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। साथ ही साथ यहाँ पे आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर जिलों तक देखने को मिला था। और आंदोलन के दौरान दरभंगा के जो महाराजा थे उनके नेतृत्व 1922 में प्रांतीय किसान सभा का यहाँ पे गठन भी किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1922 में प्रांतीय किसान सभा का यहाँ पे गठन किया गया था। और दरभंगा, है ना, राज्य ने किसानों के असंतोष को दूर करने के लिए कुछ रियायतों को घोषणा यहाँ पे की थी, जिससे किसान आंदोलन धीरे धीरे कम हो गया था, कम पड़ गया था। ठीक है, शिथिल पड़ गया था। तो इस बातों को भी आपको जो है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे काफी सारे चीज जो है पॉइंट आपको एक से अधिक देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं उसका जो है अगले पेपर में आपको क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन को, व्याख्या को आप जो है सही से ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा भी गया है। स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? हु फाउंडेड स्वराज दल इन बिहार? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिहार से संबंधित काफी बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए श्री है ना कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई आप यहां पे लिख लीजिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। जी जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। हु फाउंडेड स्वराज दल इन बिहार? ठीक है, तो इनका आंसर जो है आपका श्री कृष्ण सिंह, आंसर ये आपका सही होगा। यानी कि स्वराज दल की स्थापना बिहार में, है ना, श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में की थी। स्वराज दल, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1922 में अधिवेशन के बाद 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में गठित एक राजनीतिक दल था। और नवंबर 1923 में चुनावों में स्वराज दल ने भाग लिया और केंद्रीय विधानसभा को 101 निर्वाचित सीटों में यहाँ पे जो 42 पर इसने जीत दर्ज किया। और 1925 में विठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष यहाँ पे उनको चुना गया। और स्वराज दल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, जो कि आप सभी को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में पूछे जाते हैं। और बीपीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है रिपीटेड आपको देखने को मिलेगा। इसी व्याख्या के दिया है उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान से इस चीजों को समझने का प्रयास करिएगा।
चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो एक सन्यासी जो कि फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास नारायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान का नेता का जिक्र है वह है, कौन है इनमें से, है ना, जुंगरी सिंह, ठीक है, यदुनंदन शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे उस जिले में अपने पीठ पर तुलसीदास है ना रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, और जिसे वे ग्रामीण श्रोताओं को चंद सुनाते थे। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए ठीक है, सी आंसर सही है, बाबा रामचंद्र। यानी कि इनका जो जन्म है 1875 में कहा, ग्वालियर में हुआ था। ग्वालियर कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में। और कौन थे बाबा रामचंद्र, तो ये एक सन्यासी थे। इन्होंने औपचारिक शिक्षा का अवसर जो है, स्कूली शिक्षा जो है प्राप्त नहीं कर पाए थे, फिर भी इन्होंने जो है रामचरितमानस का एक गहन अध्ययन किया। अनपढ़ थे लेकिन रामचंद्र है ना रामचरितमानस का इन्होंने जो है अध्ययन किया था, जिसमें गिरमिटिया मजदूर, जो कि आपको पता है दैनिक अनुबंधित मजदूर के रूप में जाने जाते हैं, वो काम करते थे। और ये फिजी भी गए तथा अपने रामायण ज्ञान, भाषण देने की कला के कारण वे वहां पे बसे हुए थे, और भारतीयों में शीघ्र ही लोकप्रिय हो गए, काफी प्रसिद्ध हो गए वहां पे। और अंग्रेजों के द्वारा जो है भारतीय गिरमिटिया मजदूर पर किए जा रहे अत्याचार के विरोध में आवाज उठाने के कारण 1918 में इनको जो है भारत वापस भेज दिया गया था। 1918 में जो है बाबा रामचंद्र थे, उनको जो है भारत भेज दिया, क्योंकि ये वहां पे जाकर के एक प्रसिद्ध नेता के रूप में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो गई थी, और वहां के जो मजदूर थे उनकी समस्या को ये जो है सॉल्व कर रहे थे। इसलिए इनको क्या किया कि चलो भाई तुमने बहुत कर लिया, यहाँ पे लोगों की सहायता, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो हमारे यहाँ पे व्यवस्था खराब हो जाएगी, सारे जो मजदूर हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इसलिए तुम 1918 में उनको जो है भारत वापस भेज दिया कि बहुत हो गया, 1918 में इंडिया जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस सरकार का विरोध करने का विकल्प चुना। ठीक है, ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह द पीपल ऑफ बिहार चॉइस द ऑफिसर विच टैक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट अलोंग विद मेकिंग अ सॉल्ट। ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर, बहुत अच्छा है। ए आपका हाथी, बी विकास, सी मलवा, ठीक है, डी आपका जो है उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जी जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, और काफी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछ लिया है ना, पूछा गया है 2-3 बार। ठीक है, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्या सही होगा, आपके सामने है। तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर अदा ना करने का, चौकीदारी कर ना अदा करने का आंदोलन चलाया। यह आंदोलन क्या था, मुंगेर, सारण तथा भागलपुर के जिलों में काफी सफल रहा। बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत करने की रूपरेखा जो है 6 अप्रैल 1930 को राजेंद्र प्रसाद ने तैयार की थी, और महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ जो है दांडी मार्च शुरू किया, और 24 दिन के बाद 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ा, और यहीं से
सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि चौकीदारी कर को यहाँ पे अदा नहीं किया गया था। अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था बिहार, है ना, टीचर के, तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं बीपीएससी के साथ साथ और भी जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप जो है लास्ट 10 साल का क्वेश्चन पेपर, 15 साल का क्वेश्चन पेपर करके जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑल इंडियन, है ना, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका यहां पे है। ठीक है, ठीक, ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज फाउंडेड बाय होम इन 1932, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मोर देन वन ऑफ द वे, नन ऑफ द वो। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या सही होगा जी, जल्दी से बताएं इसका आंसर सही क्या होगा। ठीक है, ध्यान रहे 69 बीपीएससी से 4 ही ऑप्शन रहेंगे और 4 ही ऑप्शन में आपको जो है विकल्प चयन करना होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर जो है क्या होगा जल्दी से बताएं। ठीक है, इसका आंसर जो है महात्मा गांधी, भी आंसर आपका सही होगा, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि 1932 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ, अखिल भारतीय हरिजन संघ मुख्यालय गांधी आश्रम, है ना, कीजो कैंप दिल्ली की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसकी शाखा करीब सभी राज्यों में है और 1933 में गांधी जी ने जो है साप्ताहिक जो पत्रिका यहाँ पे हरिजन निकाला था, है ना, इसका प्रकाशन भी शुरू किया गया था। और यहाँ पे जो प्रथम अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला तथा सचिव अमृतलाल विठल दास ने ठक्कर बने। ठीक है, इस संगठन का उद्देश्य क्या था? अहिंसक तरीकों से हिंदू समाज में व्यापकता जो छूत था, अनटचेबिलिटी की भावना थी, उसको पूरी तरह से यहाँ पे समाप्त करना था। इस उद्देश्य से लोग जो है आगे चले थे, जिसमें अनटचेबिलिटी वाले सारी बुराइयों को समाप्त करने का यहाँ पे प्रयास करना था। कोई बड़ा या छोटा नहीं है समाज में, कोई भी कास्ट बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे छुआछूत वाली बीमारी को समाप्त करना था, इसलिए इस संगठन को आगे बढ़ाया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? फॉर व्हाट रीजन डिड द इलेक्ट गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्मड बाय श्री कृष्ण सिंह रिजाइन इन फरवरी 1938? वाई? क्या रीजन था? क्या रीजन था? तो भारत की आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण, ऑप्शन ए। बी, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। ठीक है, सी, गांधी जी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, और डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका बी सही है कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण इन्होंने जो है यहां पे इस्तीफा दे दिया था। यानी कि 20 जुलाई 1937 तत्कालीन गवर्नर यहां पे जो थे एमजी हेल्ड, जो श्री कृष्ण सिंह को बिहार प्रांत का यहां पे मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रांत का प्रधानमंत्री कहा जाता था, नियुक्त किया, है ना, यहाँ पे नियुक्त किए गए और उनके नेतृत्व में निर्वाचित जो मंत्रिमंडल का यहाँ पे गठन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्रांतिकारियों पर अंग्रेजों का जो दमन और गिरफ्तारी यहाँ पे चलते रहते थे, इसके विरोध में हजारीबाग जेल में जो है बंद 12 राजनीतिक कैदियों ने जो है भूख हड़ताल कर दिया और उनकी
नाजुक हालत से, है ना, स्वयं श्री यहाँ पे जो कृष्ण सिंह थे, उन्होंने जो है अच्युत पटवर्धन आदि नेताओं में जेल में उनसे मुलाकात की और वायसराय गवर्नर से यहाँ पे फौरन उनकी रिहाई की मांग की। और लेकिन यहाँ पे तत्काल के जो की रिहाई की मांग पूरा नहीं होने के कारण जो है 15 फरवरी 1938 को जब रिहाई नहीं हुई, तो 15 फरवरी 1938 को करीब 7 महीने की कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। और कुछ दिन बाद 26 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण सिंह ने और गवर्नर के बीच बात हुई और राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझाने के बाद जो है मंत्रिमंडल ने यहाँ पे अपना त्याग पत्र वापस लेकर के पुनः अपना काम शुरू कर दिया। यानी कि 1 अप्रैल 1927 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला मंत्रिमंडल बना था। 1 अप्रैल 1927 में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ था। तो इस बातों को भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? ऑप्शन ए अगस्त 1947, बी जनवरी 1948, सी जून 1948 और डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई आपका जो है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक, ऑन फरवरी 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली announcement the withdrawal of British rule from India. अगस्त 1947, जनवरी 1948, जून 1948, more than one of the above, और ई आपका जो है none of the above। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। यह प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए आंसर इसका सी होगा, जून 1948। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारत से ब्रिटिश शासन को जो है जून 1948 तक वापस ले लिया जाएगा, और एटली ने जो है लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को जो है भारत का वायसराय नियुक्त किया था। ये भी ध्यान रखिएगा किसके स्थान पर हुआ था, तो एटली ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन की यहाँ पे नियुक्ति की थी। और माउंटबेटन ने जो है 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को जो है यहाँ पे सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके समाज द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए सोसाइटी ऑफ जीजस, बी ओरिसिस क्रिश्चियंस ब्रदर्स, सी सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मल, डी आपका उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। In 1940 पटना वुमेन कॉलेज was established. It was done by which of the following societies? क्या आंसर इसका सही होगा, जल्दी से बताएं। ठीक है, तो यहां पे जो है सिस्टर ऑफ द है ना एपोस्टोलिक कर्मोल के द्वारा यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था, और 1940 में पटना है ना जो महिला महाविद्यालय की स्थापना जो है पटना के विश्व विजय, ठीक है, विश्व विजय सुलवानी और सिस्टर ऑफ द है ना एपोस्टोलिक कॉर्मल की मांग जो है यहाँ पे जोसेफिन द्वारा की गई थी। और कॉलेज को जो है 1941 में डिग्री कॉलेज का यहाँ पे दर्जा दिया गया था। और ये 1952 में पटना विश्वविद्यालय का एक घटक महिला कॉलेज बन गया था पटना में, और ये बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया है, और एक आपका जो है उच्च शिक्षा का पहला संस्थान के रूप में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई?
2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया गया था? जल्दी से बताइएगा। एपी मून, बी एवी अलेक्जेंडर, सी सीरियल रेडक्लिफ, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। Who among the following headed of the two boundary commission set up in 1947 to draw international border between India and Pakistan? India and Pakistan इंटरनेशनल है ना, बाउंड्री की बात हो रही है, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं इसका आंसर। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा, है ना, सभी अच्छे से जानते हैं। तो ये आंसर आपका सही है, रेडक्लिफ। ठीक है, रेडक्लिफ है ना, सीरियल रेडक्लिफ ने 1947 में भारत और पाकिस्तान, किसका, भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए जो है स्थापित 2 सीमाओं आयोग का यहाँ पे नेतृत्व किया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं कितना, तो आपका जो है 3323 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। और इस रेखा को भारत के विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा घोषित किया गया था। और सर रेडक्लिफ को 8 जुलाई 1947 को भारत आए और उन्होंने सीमा पर काम करने के लिए 5 सप्ताह का समय दिया। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लोग चाहते थे कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के भारत छोड़ने के समय सीमा रेखा को अंतिम रूप दिया जाए, यानी कि इसी दिन जो है भारत और पाकिस्तान का जो है यहाँ पे विभाजन हो जाए। तो इन बातों को भी आप लोगों को समझना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो बताए जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। और पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन की जो प्रोसेस है वो आपको इस डिस्कशन से समझ आएगा कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। आगे चलिए। ठीक है, किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी हॉल्ट मैकेंजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएं, हु इंट्रोड्यूस द महलवारी सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल? बताइए। ये क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया है, मैचिंग में कभी पूछ लेता है, कभी है ना सही गलत में पूछ लेता है। चलिए, तो हॉल्ट मैकेंजी, बी आंसर आपका सही है। क्यों? तो बंगाल में महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत जो है हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी भागों में, यानी कि इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। यानी कि हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेजी अधिकारी ने एक नई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था तैयार की थी। कब? 1822 में लागू किया था। मैकेंजी ने, इनका मानना था कि उत्तर भारतीय समाज में गांवों का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। इसलिए आप इसका जो है आंसर बी आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, और ये आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, ये आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जल्दी से देखिए। 1940 में विनोबा भावे से व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया गया था? 1940 में विनोबा भावे यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? ठीक है, ये आपका जो है खेड़ा जिले में, नडियाद गुजरात, पावनर महाराष्ट्र, है ना, पुनपार है ना वायलरा केरला, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था, ये महाराष्ट्र से, इसने जो है पावनार महाराष्ट्र से स्टार्ट किया था। ठीक है, 1940 में है ना विनोबा भावे ने जो है पावनार महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 को अंग्रेजों के द्वारा पूर्ण रूप से जो है यहाँ पे अस्वीकार किए जाने के बाद गांधी जी के द्वारा ब्रिटिश युद्ध नीति के खिलाफ यहाँ पे अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पे शुरू किया गया था। और गांधी जी के द्वारा यहाँ पे प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को यहाँ पे नियुक्त किया गया था। और 17 अक्टूबर को 1940 को जो है यहाँ पे
है ना, पावनाथ आश्रम वार्धा महाराष्ट्र के सत्याग्रह यहाँ पे शुरू किया गया। उसके बाद जो है सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे में जो है ब्रह्मदत्त को बनाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरे कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। ये तीनों का पूछा जाता है और तीनों का ये मैचिंग के लिए भी पूछा जाता है ना। ये जो है आपका मैचिंग के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया, तो ध्यान रहे। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद।